आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। पहला है मूल्यवर्धित रीति या उत्पादन संगणना रीति। उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें। उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय की को मापा जाता है। फिर से सुन लीजिए। मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। यहाँ ध्यान रखना, इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। पहला, उत्पादन करने वाले उद्योगों की पहचान करके उसका वर्गीकरण करना है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। दूसरा है उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करना। तीसरा है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध घरेलू आय प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय। विदेश से शुद्ध साधन आय। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग होगा मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन का आशय उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जोड़ने से है। इसे एक उपक्रम द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के विद्यमान प्रवाह में योगदान भी कह सकते हैं। इसे उत्पादन के मूल्य तथा मध्यवर्ती उपभोग का अंतर भी कह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल को ध्यान समझिएगा। एक बेकरी वाला आटा चाहता है तो 5,000 रुपये का वो आटा खरीदता है। 5,000 रुपये का आटा खरीदता है और ब्रेड बनाकर 7,000 रुपये में बेच देता है। तो राष्ट्रीय आय में कितना इनपुट 5,000 रुपये या मध्यवर्ती वस्तु 5,000 रुपये खरीदने वाला 5,000 की वस्तु को ब्रेड में परिवर्तित करके कितने में बेचा? 7,000 में। तो 2,000 रुपये राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होगा। 2,000 और 5,000 तो उसका खर्च हुआ, तो एक्चुअल में इनकम कितना हुआ? 2,000 रुपये हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। जो शुरू में जो वस्तु लगाई जाती है उसे इनपुट या मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। अब इस विधि में रखी जाने वाली सावधानियाँ पूरी थ्योरी में, इसलिए मैं पढ़ के ही सुना रहा हूँ। मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ना। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु पहले से जुड़ी होती है, अतः इन्हें फिर से नहीं जोड़ना चाहिए। पुराने माल के विक्रय या क्रय को शामिल नहीं करना चाहिए। स्वयं के उपभोग के संबंध में सेवाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। सेवाओं के भुगतान की राशि को जोड़ना चाहिए। स्वयं के उपभोग का उत्पादन जोड़ना चाहिए। स्वयं के मकान में रहने वाला अनुमानित किराया जोड़ना चाहिए। स्टॉक में वृद्धि को जोड़ना चाहिए। इसमें दोहरी गणना की समस्या होने की संभावना रहती है। इस विधि में दोहरी गणना की समस्या होने की संभावना रहती है। देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक कृषक है जो 5,000 रुपये के मूल्य के गेहूँ को उत्पादित करता है। 5,000 रुपये के मूल्य के गेहूँ को उत्पादित करता है। वह उस उत्पादन को या उस गेहूं को आटे वाले के पास बेच देता है। आटा वाला गेहूं का आटा बनाकर 7,000 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है? 7,000 रुपये में। और वो बेकरी वाला जो आटा खरीदा रहता है 7,000 रुपये के आटा खरीद कर उसका ब्रेड बनाकर 10,000 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी चीज़ शामिल हो गई, इस बात का ध्यान रखें। किसान द्वारा उत्पादित 5,000 रुपये, किसान द्वारा उत्पादित 5,000 रुपये का गेहूँ तीनों में शामिल है। तो किसान द्वारा उत्पादित 5,000। उसके बाद आटा वाले द्वारा कमाया गया कितना? 2,000। कैसे 2,000? 5,000 में खरीदा था, 7,000 में बेच रहा था, कमाया कितना? 2,000। उसके पश्चात आटे वाले ने बेकरी वाले को दिया 7,000 में आटा और वो बेच रहा है 10,000 में, तो वो कितना कमाया? 3,000। तो राष्ट्रीय आय की गणना में किसान द्वारा उत्पादित 5,000, आटे वाला द्वारा कमाया गया 2,000 और ब्रेड वाले द्वारा कमाया गया 3,000।
ये तीनों को शामिल करना है, 5, 2, 7 और 3, 10 को। सबको 5, 7 और 10 को शामिल नहीं करना है, 5, 2 और 3 को शामिल करना है, वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हो गया। अगर सबको शामिल कर देंगे तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गेहूं का मूल्य 5,000 तीनों में शामिल है। गेहूं का जो मूल्य है 5,000 वो तीनों में शामिल है, 3 बार गणना नहीं करना है। पहले उत्पादन हुआ 5,000, फिर उसको बेचा गया 7,000, तो अब कमाया कितना 2,000। उसके पश्चात उसको फिर